इज मई जून 2018 वेरिएंट का सवाल अगेन प्रोडक्शन एंड परचेज बजट का सवाल है। C Limited is a small manufacturing company which operates a budgetary control system. C Limited एक small manufacturing company है जो budgetary control system adopt करती है। The following information is available. The budgeted sales in units for the first 5 months are as follows. उसने मुझे सेल्स बजट बना के दिया है 5 महीनों का, जैन फेब मार्च अप्रैल में, कि इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। The inventory of finished goods at 1st January 19 is expected to be 10% of the budgeted January sales. यानी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो 10% ऑफ जनवरी सेल्स होगी। ठीक है। The monthly closing inventory of finished goods is to be maintained at the same percentage. यानी जो हर महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो सेम परसेंटेज होगी, यानी 10%, लेकिन ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स बजटेड सेल्स। फॉलोइंग मंथ का मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स हैं उसका सेम परसेंटेज यानी 10%। देयर इज अ मैक्सिमम इन्वेंट्री होल्डिंग ऑफ 450 यूनिट्स। मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री होल्डिंग 450 यूनिट्स की है, मैक्सिमम। ठीक है। मैक्सिमम इन्वेंट्री होल्डिंग का मतलब इससे ज्यादा इन्वेंट्री मैं होल्ड ही नहीं कर सकता। अगर मेरे पास इससे ज्यादा इन्वेंट्री आई तो वो मैं 450 होल्ड करूंगा, बाकी इन्वेंट्री मुझे नहीं पता, लेकिन मैं होल्ड सिर्फ 450 करूंगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, स्टेट 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। यानी जब बजट्स बनाओगे तो उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। 3 एडवांटेजेस देने। improves coordination, increases communication, helps achieve goals and targets, it motivates workers and managers to achieve targets, helps in better decision making, helps in achieving cash targets. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे ऑलरेडी, राइट। enhances responsibility accounting, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2 disadvantages of operating a budgetary control system. Disadvantages क्या होते हैं? Requires technical skill and knowledge, takes up a lot of resources, time consuming होता है। ठीक है। Impractical budgets and unachievable budgets demotivate employees. बहुत सारे इसके disadvantages भी आपको बताए थे। ठीक है। Prepare the production budget in units for each of the 4 months January to April. जनवरी टू अप्रैल का प्रोडक्शन बजट बनाना है। ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जैन फेब मार्च एंड अप्रैल। मैंने आपको कहा था अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो उसका प्रोडक्शन बजट हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स में बनता है, राइट। और इस बजट को बनाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बजट का फॉर्मेट बताया था। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स प्लस सेल्स के यूनिट्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। इससे मेरे पास मेरा प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स आ जाएगा, राइट। जो इससे पहले हमने सवाल किया था उसमें एग्जामिनर कह रहा था कि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड 1 मंथ बिफोर सेल। सेल से 1 महीने पहले प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम एक महीना पीछे सेल को लेके जा रहे थे, राइट। इधर ऐसी कोई चीज नहीं बोली हुई, तो इसका मतलब जो सेल नॉर्मली जैन फेब मार्च और अप्रैल की मैं वही लूंगा। 3500, 4000, 4750 and 3750, राइट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ द जनवरी सेल्स। यानी मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी जनवरी की वो 10% ऑफ द जनवरी सेल्स की होगी।
So 10% of the January sales, 3,500 का 10% is 350, right? So question ये भी कह रहा है कि closing inventory each month is to be maintained at the same percentage, 10% of the next month's budgeted sales. Following month का मतलब होता है next month. तो जनवरी की जो closing inventory होगी वो फरवरी की सेल का 10% होगी, which will be 400. जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री फरवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 400. अगेन फरवरी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो मार्च की सेल का 10% होगी, यानी 475. मार्च की सेल का 10% इज 475. लेकिन एक मसला है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको हाईलाइट भी इसीलिए किया है. मैं इधर 475 यूनिट्स नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री होल्डिंग इज 450 यूनिट्स. इससे ज्यादा इन्वेंट्री मैं होल्ड नहीं कर सकता. तो सर बाकी के 25 यूनिट्स कहां गए? मैंने कहा फेंक दिए होंगे, मुझे नहीं पता किधर है. लेकिन इन्वेंट्री होल्ड मैं 450 कर सकता हूं. तो फरवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 450 है तो यही मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो गई. नेक्स्ट इज मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री. मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री अप्रैल की सेल का 10% होगी, यानी 3750 इंटू 10% इज 375. तो मार्च की क्लोजिंग अप्रैल की ओपनिंग होगी 375. एंड नाउ अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मई की सेल का 10%. तो मई की सेल इज 4250, इसका 10% विल बी 425. क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेल्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, मेरा प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स आ जाएगा 3550 यूनिट्स, 4050 यूनिट्स, 4675 यूनिट्स, 3800 यूनिट्स. ये है यूनिट्स में. लेकिन आपको पता है जब भी प्रोडक्शन बजट होता है, मैं आगे, एग्जामिनर ने तो यूनिट्स में ही मांगा है, इतना ही काफी है, बट मैं आगे इसको मल्टीप्लाई जरूर कर लेता हूं विद द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, राइट? ताकि मुझे केजीज में पता चल जाए कि मुझे हर यूनिट पे कितने मीटर माल, हर यूनिट पे कितने केजी रॉ मटेरियल लगेगा. ओके ओके. द क्वेश्चन सेज ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट एट 2 per kilo. ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी मुझे हर यूनिट पे 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगाना है. इससे मेरे पास आएगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड या रॉ मटेरियल नीडेड इन प्रोडक्शन, राइट? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन. यस प्लीज. 10650, 12150, 14025. ये केजीज में है कि मुझे इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के अंदर. Each kg is expected to cost 2 per kilo. Okay. The opening inventory of raw material at 1st January 19 is expected to be 200 kgs. Raw material की opening inventory 1st January को 200 kgs है. The closing inventory of raw material is expected to remain the same for January. January की closing inventory same रहेगी 200 kgs. It is then expected to increase by 10% for February. यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री फरवरी के अंदर 10% बढ़ जाएगी एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्च के अंदर फर्दर 10% भी बढ़ेगी. आफ्टर दैट इट विल रिमेन अनचेंज्ड. उसके बाद ये अनचेंज रहेगी. ठीक है. प्रिपेयर द परचेजेस बजट इन बोथ केजीज एंड डॉलर्स फॉर ईच ऑफ द 4 months फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल.
ठीक है ना, जैन से लेके अप्रैल तक केजीज और डॉलर्स के अंदर मुझे परचेजेस बजट बनाना है, ठीक है। जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। तो भाई मुझे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स का परचेज बजट बनाना है। अब जो परचेज बजट होता है नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ये केजीज में होगा, और इसका फॉर्मेट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोडक्शन बजट। सिर्फ छोटा सा फर्क है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इन केजीज होगा प्लस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन केजीज में, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री होगी केजीज में। ठीक है ना, इससे मेरे पास परचेजेस बजट आ जाएगा इन केजीज। अब सवाल यह है कि इसने ऐसी कोई चीज नहीं बोली हुई कि प्रोडक्शन से 1 महीने पहले परचेज होता है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन in January is 10650 kgs. Raw material required in production in February is 12150 kg. Raw material required in production 14025 in March, and raw material required in production is 11,400 in April. अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 1 जनवरी को मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 200 किलो थी एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल रिमेन सेम फॉर जनवरी। यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विल रिमेन सेम 200 एंड 200। अच्छा, जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो फेब की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। फेब में कह रहा है कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री will increase by 10%, 10% से बढ़ जाएगी। तो 10% से बढ़ने का मतलब है कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 थी जनवरी में, तो फेब में 10% से बढ़ के कितनी हो जाएगी 220। फेब की क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री। कह रहे हैं मार्च में फर्दर क्लोजिंग इन्वेंट्री 10% और बढ़ जाएगी। तो मार्च में जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 10% और बढ़ेगी फर्दर। मतलब 220 को 10% से बढ़ाऊंगा 110%, तो ये जाएगा 242। मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी अप्रैल की ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड देन अप्रैल की इन्वेंट्री के बारे में कह रहा है इट विल रिमेन अनचेंज। उसके बाद अब अनचेंज होगी, मतलब अप्रैल की भी 242 ही होगी। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन केजीज। कैन आई हैव द परचेजेस प्लीज? 10650 kg, 12170 kg, 14047 kg and 11,400 kg। अब डॉलर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर केजी या कॉस्ट पर केजी जो उसने दी हुई, उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ द प्राइस इज $2 पर केजी, इज $2 पर केजी। द प्राइस एंड द कॉस्ट इज $2 पर केजी। आई विल नाउ हैव माई परचेजेस बजट इन डॉलर्स $21,300, $24,340, $28,094, $22,800. This is my purchases budget from January to April. अब ये क्वेश्चन देखो, the directors are expecting an increase in demand later in the year
and are considering a proposal to increase the storage capacity of the warehouse. डायरेक्टर्स ये देख रहे हैं कि आगे जाके हमारी डिमांड है ना लेटर इन द ईयर इंक्रीज हो जाएगी, तो हम सोच रहे हैं कि अपनी वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दें. अच्छा, करंटली वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी वाज 450 यूनिट्स, याद है ना, अब बढ़ रही है. द प्रपोजल विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनी as it will allow an increase in the maximum inventory of finished goods holding to 500 units. अगर मेरी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी तो मेरी कैपेसिटी अब 450 यूनिट से बढ़ के 500 यूनिट्स पे आ चुकी है. The cost associated with the storage of each unit is $10. हर एक यूनिट की स्टोरेज कॉस्ट है ना होल्डिंग कॉस्ट, वो $10 है. कह रहे आगे फर्दर डिमांड इंक्रीज होगी, इसलिए एक प्रपोजल डायरेक्टर ने डाला है कि हम स्टोरेज कैपेसिटी 450 से बढ़ा के 500 कर देते हैं, मतलब एक नया वेयर हाउस ले लेते हैं. हर यूनिट की स्टोरेज कैपेसिटी इज $10. Calculate for the month of February the difference between current holding cost of closing inventory of finished goods and the holding cost if the proposal is accepted. 4 मार्क्स का A2 का सवाल है बजटिंग का, और पूछ क्या रहे कि the difference between the current holding cost of inventory in February and the holding cost if the proposal is accepted. अच्छा भाई, सही है. आप बताओ, मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था फरवरी में एक मसला था, याद है. हमारी फरवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज सपोज टू बी 475 यूनिट्स, वाज सपोज टू बी, लेकिन हमने सिर्फ 450 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री होल्ड की थी क्योंकि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी इतनी थी. अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी 450 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 500, 500. तो क्या फिर मैं अपने 475 यूनिट्स स्टोर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अब तो स्टोरेज कैपेसिटी 500 हो जाएगी. कह रहे कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द करंट होल्डिंग कॉस्ट एंड द होल्डिंग कॉस्ट इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. अच्छा, if proposal is accepted, अगर proposal accept हो जाता है तो 475 यूनिट्स पूरे होल्ड कर सकता हूं. मल्टीप्लाई बाय व्हाट्स द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट $, दैट विल बी $4750. अच्छा, करंट होल्डिंग कॉस्ट क्या है? करंट होल्डिंग कॉस्ट क्या है? 450 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $10, 40, 500. तो व्हाट्स द डिफरेंस इन द होल्डिंग कॉस्ट? $250. डिफरेंस इन होल्डिंग कॉस्ट. आप ये देखो कि एग्जामिनर ने 4 मार्क्स के लिए A2 में क्या सवाल दिया है. अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी. स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी तो अब मैं 475 यूनिट्स होल्ड कर सकता हूं. होल्ड कर लिए मैंने. कॉस्ट 4750. करंट होल्डिंग कॉस्ट अभी तो 450 यूनिट्स ही होल्ड कर सकता हूं. 450 इंटू $10, 4500. डिफरेंस इन होल्डिंग कॉस्ट इज $250. दैट्स इट. The cost of increasing the storage capacity is expected to be 20,000. A cash budget which includes the proposed cost has been prepared. कह रहे हैं स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की कॉस्ट 20,000 है. हमने कैश बजट बनाया जिसके अंदर ये प्रपोजल की कॉस्ट डाली हुई है 20,000. This shows an overdrawn bank balance of 18,000 at the end of February. स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई, $20,000 से स्टोरेज बढ़ाने के लिए कैश बजट में 20,000 की वैल्यू डाल दी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया फरवरी में. हाउएवर बैंक ने मना कर दिया है कि वो बिजनेस को ओवरड्राफ्ट नहीं देगी. द बैंक हैज रिफ्यूज्ड टू गिव ओवरड्राफ्ट. द डायरेक्टर्स आर नाउ कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी एज अ लोन टू द बिजनेस टू फाइनेंस दिस प्रपोजल. डायरेक्टर सोच रहे हैं कि $20,000 ना हम खुद बिजनेस को एज अ लोन दे देते हैं
ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए। ये डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हम बिजनेस को ये लोन दे देते हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द डायरेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग देयर ओन फंड्स इनटू द बिजनेस। टू द डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे डायरेक्टर्स को अगर वो अपने खुद के पैसे इस बिजनेस को एज अ लोन दे देते हैं। नंबर 1, हो सकता है इनको ये इंसेंटिव हो कि मोर इंटरेस्ट एज कंपेयर्ड टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। कहीं और इन्वेस्टमेंट करे, इससे बेहतर यहां इन्वेस्टमेंट कर दे, लोन दे दे, तो मोर इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा ही है। नंबर 2, हो सकता है फ्यूचर में दे कन्वर्ट द लोन टू शेयर्स। इसको लोन स्टॉक्स कहते हैं। आपने लोन दिया कंपनी को, फ्यूचर में कंपनी अच्छी हो गई तो आपको लोन वापस नहीं चाहिए, आप कह रहे हो मुझे इतने के शेयर्स दे दो कंपनी के, मतलब आप इक्विटी ले लेते हो, राइट। दे कन्वर्ट द लोन टू शेयर्स मतलब आप इक्विटी ले लेते हो। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? फेयर ऑफ रीपेमेंट। हो सकता है अपना बिजनेस है तो कभी रीपेमेंट ऑफ लोन हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। या हो सकता है अपना खुद का बिजनेस है तो लेसर इंटरेस्ट सिंस इट्स देयर ओन बिजनेस। इनका अपना बिजनेस है तो हो सकता है अपना बिजनेस बोले कि भाई हम आपको लेस इंटरेस्ट देंगे। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द डायरेक्टर्स होंगे। प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट एंड देन बेसिक थ्योरी।